आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.1.4 ब्रिटिश एंड मराठा एम्पायर। द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज एंड ब्रिटिश बिगेन ड्यू टू द अफजल खान एपिसोड। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और ब्रिटिशर्स की मीटिंग जो हुई थी, जब वो लोग मिले थे तो एक अफजल खान से रिलेटेड इंसिडेंट था, उसकी वजह से ये दोनों को मिलना पड़ा था। किनको? छत्रपति शिवाजी महाराज और ब्रिटिशर्स को। ओके, अफजल खान का जो इंसिडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल अफजल खान है कौन? देखो, याद रखो, आदिल शाही डायनेस्टी का गवर्नर है अफजल खान। ओके, और ब्रिटिशर्स और छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान की वजह से ही मिले थे। कुछ इंसिडेंट था, वो अभी हमें दिया गया, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, सो प्रायर टू मीटिंग बिटवीन महाराज एंड अफजल खान, दाभोल वॉज कॉन्क्योर्ड बाय द मराठा आर्मी। तो जब अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज मिले थे, उससे पहले ही दाभोल जो था वो किसके अंडर में था? मराठास के अंडर में था। मराठा आर्मी ने उसको कॉन्क्योर कर लिया था, यानी कि कब्जा कर लिया था। ठीक है, सो दाभोल किसके पास था? मराठास के पास था। और उसी टाइम पे अफजल खान की, अगेन अफजल खान कौन है? आदिल शाही डायनेस्टी का गवर्नर। ओके, सो अफजल खान की 3 शिप्स दाभोल में अनलोड हो रही थी। समझ रहे हो? मतलब दाभोल किसके अंडर में है? मराठास के अंडर में। और उसी टाइम पे क्या हो रहा है? अफजल खान की 3 शिप्स क्या हो रही है? वहाँ पे अनलोड हो रही है, जबकि मराठास ने वहाँ पे क्या कर लिया? कॉन्क्योर कर लिया। सो अफजल खान की 3 शिप्स वहाँ पे अनलोड हो रही थी। और जब मोहम्मद शरीफ कौन था? रिप्रेजेंटेटिव इन दाभोल। ठीक है, अफजल खान का रिप्रेजेंटेटिव था दाभोल में, ठीक है, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शरीफ। जब उसको पता चला कि अफजल खान की डेथ हो गई है, तो उसने क्या किया? पूरा जो शिप में था वेल्थ और गुड, उसने अपने अंडर में कर लिया, उसने अपने कंट्रोल में कर लिया, और वो लेकर कहाँ चला गया? राजापुर में। ठीक है, देखो, मराठास के अंडर में है अभी दाभोल, और दाभोल में किसकी शिप है? अफजल खान की। और अफजल खान का जो रिप्रेजेंटेटिव है दाभोल में, जिसका नाम क्या? मोहम्मद शरीफ, उसने क्या किया उसने कि मराठास के नाक के नीचे से क्या लेकर चला गया? अपनी 3 शिप्स लेकर भाग गया। ओके, फजल खान, अफजल खान सन, आस्क्ड अब्दुल करीम। देखो, फजल खान कौन है? अफजल खान का बेटा है। और उसने अब्दुल करीम कौन है? सूबेदार मतलब क्या होता है? गवर्नर। ठीक है, तो राजापुर का जो गवर्नर है, उसको अफजल खान के बेटे फजल खान ने बोला कि ये जो 3 शिप्स है, तुम अपनी क्या कर लो? हमारी शिप्स अपने वहाँ पे अनलोड कर लो राजापुर में। ओके, सो जब मराठास को पता चला कि फजल खान ने अब्दुल करीम को बोला कि तुम हमारी शिप कहाँ पर अनलोड कर दो? राजापुर में, तो मराठास ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया और ये अपॉर्चुनिटी यानी कि वक्त का फ़ायदा उठाया, और उन लोगों ने क्या किया कि अब क्या करते हैं हम लोग, चलो राजापुर को भी कॉन्क्योर कर लेते। और क्या करा मराठास ने? राजापुर पे भी अटैक किया, और मराठास के अंडर क्या आ गया? राजापुर भी किसके अंडर आ गया? मराठास के अंडर आ गया। ओके, नाउ अब्दुल करीम, हु हैड taken loan from the British, was unable to repay it. Hence the British seized one out of the 3 ships which were in Abdul Karim's charge. तो देखो, जो अब्दुल करीम था, जो कौन था? सूबेदार था, यानी कि गवर्नर था राजापुर का। उसने ब्रिटिशर्स से लोन लिया था और वो उसको रिपे नहीं कर पा रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने जो 3 शिप्स थी, किसकी शिप्स थी? वो अफजल खान की। ठीक है, तो 3 शिप्स में से एक शिप्स जो थी वो क्या कर लिया? ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जबरदस्ती से उसको कॉन्क्योर कर लिया। ऑफ कोर्स दिस वाज अनएक्सेप्टेबल टू द मराठा एंड दे आस्क्ड ब्रिटिश टू रिटर्न द शिप। अब देखो, जब उन लोगों ने शिप लिया है, भले ही एक शिप लिया है 3 में से, लेकिन वो मराठास ने तो कॉन्कर कर लिया था ना ऑलरेडी राजापुर। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब मराठास को पता चला कि ये अफजल खान ने बोला है करीम को कि तुम क्या करो, मेरी शिप वहाँ पर राजापुर में अनलोड कर दो, तो मराठास ने क्या किया था? मराठास ने उधर अटैक किया राजापुर में और राजापुर को कॉन्कर कर लिया। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने वहाँ से एक शिप ली, तो ये बहुत अनएक्सेप्टेबल था मराठास के लिए, और इसीलिए मराठास ने क्या बोला ब्रिटिश को कि तुम हमारी ये जो शिप है, ये अब हमारे कंट्रोल में थी, तो ये हमारी, तुम इसको रिटर्न करो। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला? नहीं, हम नहीं करेंगे। इतने आसानी से लोग मानते थे नहीं, तो इस टाइम पे उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं करेंगे। हैंस द मराठा डिटेन वेलाजी, द लोकल एजेंट ऑफ द ब्रिटिश एट राजापुर। तो राजापुर में जो ब्रिटिशर्स का एजेंट था, जिसका नाम था वेलाजी, उसको मराठास ने क्या किया? किडनैप कर लिया। ठीक है, मराठास ने ब्रिटिशर्स के एजेंट को किडनैप कर लिया था। फिलिप गिफोर्ड, अ ब्रिटिश ऑफिसर, विजिटेड द मराठा कैंप टू रिक्वेस्ट वेलाजी रिलीज, बट ही हैज आल्सो डिटेन्ड देयर। तो जो फिलिप गिफोर्ड था, जो कौन था? ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने मराठा कैंप में गया वो, और मराठा उसको क्या बोला कि तुम लोग वेलाजी को छोड़ दो। उसने रिक्वेस्ट किया, लेकिन मराठास ने छोड़ा नहीं, बल्कि क्या किया उन लोगों ने? जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर था फिलिप को भी क्या कर लिया उन लोगों ने? किडनैप कर लिया। मतलब समझ रहे हो? तुम आए, तुम भी गए, समझे? लेटर बोथ ऑफ देम वर रिलीज, हाउएवर दिस इंटेंस स्ट्रेन मराठा ब्रिटिश रिलेशंस। तो बाद में तो मराठास ने वेलाजी को भी छोड़ दिया, और जो ब्रिटिश ऑफिसर था, जिसका नाम क्या था? फिलिप,
गिफॉर्ट उसको भी छोड़ दिया। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था जब उन लोगों ने मराठास ने किडनैप कर लिया ब्रिटिश ऑफिसर को, ब्रिटिश एजेंट को, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, मराठास और ब्रिटिशर्स का रिलेशन बहुत बिगड़ गया था, खराब हो गए थे उन लोगों के आपस में रिश्ते। ओके, सो व्हेन Panhala fort was under siege led by the Adil Shahi army and छत्रपति शिवाजी महाराज was trapped inside the fort। देखो पन्हाला फोर्ट जो था वो आदिल शाह की आर्मी ने पूरी तरह से क्या कर लिया था, घेर लिया था, और उसके अंदर जो थे वो कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और वो बहुत बुरी तरह से उसमें फंस गए थे, ठीक है, फोर्ट के अंदर। और फोर्ट के बाहर कौन है, पूरे आदिल शाह की आर्मी ने उनको घेर रखा था और अंदर वो है। हैंस रेविंगटन अ ब्रिटिश ऑफिसर जिफोर्ड एंड वेलाजी वर सप्लाइंग एम्यूनेशन टू आदिल शाही आर्मी। तो देखो हेनरी रेविंगटन जो कौन था, ब्रिटिश ऑफिसर था, और जिफोर्ड और वेलाजी ये सारे क्या कर रहे थे, आदिल शाह को क्या कर रहे थे, एम्यूनेशन भेज रहे थे, गोले बारूद भेज रहे थे। और आदिल शाह की आर्मी ने क्या किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रैप कर दिया था एक फोर्ट में, पन्हाला फोर्ट में। They were certain that there was no escape for छत्रपति शिवाजी महाराज from this situation। और उन लोगों ने मतलब इतना अच्छा इंतजाम किया था, पूरी तरह से उन लोग श्योर थे कि अब इधर से भागने का कोई रास्ता ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज इसमें बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। वो लोग बहुत श्योर थे कि इसमें से अब निकल ही नहीं पाएंगे, मतलब हमारे कंट्रोल में ही रहेंगे, इधर से भाग नहीं पाएंगे किधर। हैंस महाराज वॉज सक्सेसफुली इन स्केपिंग फ्रॉम पन्हाला। नहीं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज से क्या हुआ, वो भाग गया कैसे ना कैसे, वहां से निकल गए वो पन्हाला फोर्ट से। नेक्स्ट ईयर द मराठास डिफीटेड द ब्रिटिश इन राजापुर कैंपेन। और अगले साल क्या किया, मराठास ने डिफीट कर दिया ब्रिटिशर्स को राजापुर कैंपेन में। ओके, द ब्रिटिश ऑफिसर, ओके सो वेट अ सेकेंड, so Henry, the British officer Henry Remington, Randolph Taylor and Philip Gifford were arrested and imprisoned for 2 years। तो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे जिसका नाम क्या था, फर्स्ट हेनरी रेविंगटन को और रेंडोल्फ टेलर को और फिलिप जिफोर्ड को क्या कर लिया था, मराठास ने अरेस्ट कर लिया था और 2 साल के लिए जेल में रख दिए थे। अर्लियर लेफ्टिनेंट Stephen Ustick had met छत्रपति शिवाजी महाराज on रायगढ़ for obtaining permission for the British factory। तो लेफ्टिनेंट स्टेफन उस्टिक छत्रपति शिवाजी महाराज से मिला था रायगढ़ में, ताकि वो अपनी फैक्ट्री बना सके, ब्रिटिश की फैक्ट्री स्टैब्लिश हो सके वहाँ पर। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको कोई डिसीजन नहीं दिया कि हाँ ठीक है या नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनके, कौन, सुधार जी एंड पिलाजी, उनसे उसकी मीटिंग उस्टिक की, ठीक है, ये देखो इसका ही नाम दिया यहाँ पे हमें, लेफ्टिनेंट स्टेफन स्टुक, यहाँ पे इसका बस सरनेम दिया है। सो ये दोनों सेम ही पर्सन है, कुछ अलग मत समझना। तो जो उस्तिक था और रिप्रेजेंटेटिव थे छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनकी मीटिंग हो गई थी अरेंज, लेकिन इस मीटिंग का कोई भी एक उन लोग समझौते पे नहीं आए, तो उन लोगों की ये मीटिंग का कुछ फायदा नहीं होता, ये अनसक्सेसफुल रही थी। ओके, हेनरी ऑक्जेंटन अ ब्रिटिश एजेंट was present in the coronation ceremony of the छत्रपति शिवाजी महाराज। तो देखो हेनरी ऑक्जेंटन जो था वो एक ब्रिटिश एजेंट था, और जब छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन सेरेमनी क्या होता है, देखो जब किंग बनाते हैं किसी को भी, ओके, तो उसकी जो क्राउनिंग सेरेमनी होती है, ठीक है, जब उसको क्राउन पहनाते हैं तो सबको बुलाते हैं, राइट। तो उसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कोरोनेशन सेरेमनी हो रही थी, तो ब्रिटिश एजेंट जो था हेनरी ऑक्जेंटन वो वहाँ पे प्रेजेंट था, और उसने मौके का फायदा उठा के क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज से उसने परमिशन ले ली कि वो अपनी फैक्ट्री कहाँ पर बना ले, राजापुर में। छत्रपति शिवाजी महाराज भी देखो, उनकी कोरोनेशन सेरेमनी थी, वो बहुत खुश थे, तो उन्होंने भी मतलब ऐसे तो नहीं है कि बस इमोशंस में जाके बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम बना लो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कुछ सोचा एंड देन उन लोगों की थोड़ी सी कंडीशंस एक्सेप्ट किया, थोड़ी सी कंडीशंस डिनाई की, वो हम लोगों को आगे दिया हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्रिटिश एजेंट को क्या बोला था कि ठीक है तुम अपनी फैक्ट्री बना लो। ओके, ऑन 12 जून 1674 एन एग्रीमेंट वॉज साइन बाय द ब्रिटिश एंड मराठा, ठीक है, और 12 जून 1674 में मराठास और ब्रिटिशर्स की एग्रीमेंट हो गई थी कि हाँ ठीक है तुम बना सकते हो अपनी फैक्ट्री यहाँ पर। द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन वर इंक्लूडिंग इन द एग्रीमेंट। और ऐसा नहीं था कि जस्ट तुम जाओ बनाओ जो करना, उनको बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से कि ब्रिटिशर्स तुम ये नहीं कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे वो क्या था। सो इशूइंग permission for the British to trade in स्वराज्य to open factories in राजापुर, दाभोल, चौल एंड कल्याण। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन लोगों को बोल दिया था कि तुम अपना ट्रेड कहाँ पर कर सकते हो, स्वराज्य में कर सकते हो, ओके, अपनी फैक्ट्री स्वराज्य में खोल सकते हो और अपना ट्रेड दाभोल, चौल और कल्याण में कर सकते हो। राइट ऑफ द मराठास टू लीव इट 2.5 ऑक्रोय ऑन द ब्रिटिश गुड्स एक्सेट्रा, ठीक है, और 2.5 ऑक्रोय यानी कि 2.5%
टैक्स लगाएंगे ब्रिटिशर्स के गुड्स पे, ठीक है, मराठास। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रोहिबिटेड यूज ऑफ ब्रिटिश कॉइनेज इन दी मराठास डोमिनियन, ठीक है, मराठास के रूल में ब्रिटिशर्स का कॉइन नहीं यूज़ होगा, ठीक है। जो उन लोगों ने, देखो हम लोगों ने पढ़ा है, उन लोगों ने अपनी कॉइन स्टैब्लिश किए थे गोल्ड सिल्वर के, ठीक है, एलॉयस वगैरह के, सो वो सब नहीं यूज़ होंगे यहाँ पर मराठास के डोमिनियन में, मतलब कि मराठास के रूल में ये सब नहीं चलेगा उनके कॉइन। ही ऑल्सो रिप्यूटेड सम ऑफ द कंडीशन पुट बाय द ब्रिटिश, और उन्होंने कुछ कंडीशंस जो थी ब्रिटिशर्स की उसको भी डिनाई कर दिया कि नहीं, हम लोग ये नहीं करेंगे। सच एज द ब्रिटिश गुड फाउंड afloat from the wrecked ship should be returned to them and the Marathas should enter a treaty with the Siddhis। तो देखो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि जो भी हमारी शिप रैप्ट हो जाएगी, यानी कि जो भी हमारी शिप अगर कोई अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है और वो पानी में रहेगी तो वो हमको रिटर्न दे दिया जाएगा, उसको कोई ले नहीं सकता, वो किसका ही प्रोडक्ट रहेगा, हमारा ही गुड्स रहेगा, हमको ही रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मराठास को ये भी बोला था ब्रिटिशर्स ने कि तुम लोग देखो, मराठास और सिद्धिस की फाइट हो रही थी जंजीरा फोर्ट के लिए, तो मराठास को बोला था ब्रिटिशर्स ने कि तुम क्या करो, उन लोगों के साथ ट्रीटी बना लो, यानी कि उन लोगों के साथ अलायंस बना लो, उनसे फ्रेंडशिप कर लो और उनके साथ वर्क करो साथ मिलकर। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको भी क्या बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। दिस क्लियरली रिलीव्स हिज रिजोल्यूट पॉलिसी ऑफ सेफ गार्डिंग मराठा सॉवरेनिटी। ओके, सो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सोच समझकर कुछ चीज़ों के लिए परमिशन भी दिया ब्रिटिशर को कि ठीक है, तुम अपनी फैक्ट्रीज कहाँ पर खोल सकते हो, कहाँ पे अपना ट्रेड कर सकते हो, दाबोल में, चौल में, कल्याण में। लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जहाँ पर उन लोगों को मना भी किया मराठास ने ब्रिटिशर्स को, और उन लोगों को क्या बोला, देखो कि 2.5% हम लोगों को टैक्स भी पे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही सोच समझ कर बनाई थी, ताकि उन लोगों की जो पावर है मराठास की उसको किसी भी तरह का हार्म ना कर सके ब्रिटिशर्स। यानी कि उस पर देखो, अब ऐसा ना हो कि हम लोगों ने थोड़ा, मतलब मराठास ने थोड़ा सा दिया है ब्रिटिशर्स को तो वो लोग पूरी तरह से अपना कब्जा कर ले, ऐसा ना हो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने सब कुछ बहुत सोच समझ के उनको बोला था, उनसे ट्रीटी साइन करवाई थी। ओके, इन द टाइम्स आफ्टर छत्रपति शाहू महाराज, नाना साहेब पेशवा टुक चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो छत्रपति शाहू महाराज के बाद नाना साहेब पेशवा ने सारी चीज़ें मैनेज करने लगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में था। द ब्रिटिश कुड इंश्योर देयर एंट्री इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द मराठास एज नाना साहेब ऑन वन ओकेजन सॉट हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत आसान था कि वो लोग मराठास के पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर कर सके, क्योंकि नाना साहेब जो है, देखो नाना साहेब का ही, अभी नाना साहेब ही पेशवा है, और नाना साहेब ने क्या किए थे, एक ओकेजन पे ब्रिटिशर्स से हेल्प ली थी। तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान हो गया था कि वो लोग जो इंटरफेयर कर सके सारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, ठीक है, मराठास के। नाना साहेब वो सक्सेस बाय हिज सेकंड सन माधवराव पेशवा। तो देखो सक्सेस यानी कि जो नेक्स्ट किंग बनता है, ठीक है, तो नाना साहेब के बाद कौन किंग बना था, उनका बेटा माधवराव, ठीक है। सो हाउएवर नाना साहेब यंगर ब्रदर रघुनाथ राव वांटेड टू बिकम द पेशवा। धूमतना यहाँ पे अब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि लोगों की फैमिली में ही क्या हो रहा है, अब बैटल्स शुरू हो गए, क्योंकि क्या हुआ, नाना साहेब का बेटा बन गया किंग, लेकिन नाना साहब का जो यंगर ब्रदर था, नाना साहब का जो छोटा भाई, उसे भी किंग बनना था, ठीक है। रघुनाथ राव एलियास रघुबा अप्रोच द ब्रिटिश फॉर हेल्प। देखो एलियास मतलब होता है अल्सो नोन एज, ओके। सो रघुनाथ जो था वो क्या जाना जाता था, रघुबा के नाम से भी जाना जाता था, और उसने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को अप्रोच किया था हेल्प के लिए कि मुझे अब क्या बनना है, पेशवा बनना है, इसमें तुम लोग मेरी मदद करो। इट रिजल्टेड इन अपॉइंटिंग द ब्रिटिश एनवॉय इन द पेशवा कोर्ट इन पुणे, और उसी की वजह से पेशवा कोर्ट में ब्रिटिश एनवॉय यानी कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसको अपॉइंट कर लिया मराठास ने पुणे कोर्ट में। इन 1765 द ब्रिटिश टुक ओवर द फोर्ट एट मालवान। तो 1765 में ब्रिटिशर्स ने मालवान जो फोर्ट था उसको कॉन्कर कर लिया था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव पेशवा हिज यंगर ब्रदर नारायण राव बिकम पेशवा। तो अब देखो माधवराव की भी जब डेथ हो गई तो नेक्स्ट पेशवा कौन बना, नारायण राव, ओके, जो कौन है, माधवराव का छोटा भाई है। इन हिज रेन द ब्रिटिश ट्राई टू कॉन्कर, अच्छा रेन मतलब होता है रूल, ठीक है। तो जब नारायण राव का रूल था तो ब्रिटिशर्स ने क्या ट्राई किया कि थाने, वसई, विजयदुर्ग और रत्नागिरी को वो लोग कॉन्क्योर कर ले, कौन, ब्रिटिशर्स उसको कॉन्क्योर कर ले, ओके। इन नॉर्थ इंडिया द मुगल एम्पायर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ शिंदे होलकर्स, ठीक है। तो जो मुगल एम्पायर था वो शिंदे होलकर्स के प्रोटेक्शन में था, और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या ट्राई किया, वो लोग बहुत एक्टिव हो गए कि अब इसकी जो कस्टडी है मुगल एम्पायर की वो हमारे पास आ जानी चाहिए, ब्रिटिशर्स के पास आ जानी चाहिए शिंदे होलकर से। एंड टू रिड्यूस द पावर ऑफ भोसले डायनेस्टी ऑफ नागपुर इन इंडिया, उन लोगों ने ऐसे ट्राई किया कि ये जो मुगल एम्पायर की प्रोटेक्शन, ये सारी जो कस्टडी है ये हमारे पास आ जाए, ब्रिटिशर्स के पास आ जाए, और जो
भोसले डायनेस्टी है इन नागपुर में, उनकी पावर बहुत कम हो जाए, ना के बराबर वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाए। For the British to bring the region from सस्ती वसई to Konkan under their sway was a priority for trading operations। तो देखो ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो सस्ती वसई से लेकर कोकन तक का रीजन है वो सबका सब उनके अंडर में आ जाए। देखो स्वे मतलब होता है रूल, ओके, सो उनके अंडर में आ जाए, वो उनके रूल में आ जाए, क्योंकि उन लोगों को जो उन लोगों की ट्रेडिंग है, ठीक है, उन लोगों का जो ट्रेड है उसको और ही ज़्यादा फ्लोरिश करना था। बहुत ज़्यादा हो गया था लेकिन उन लोगों को कम लग रहा था, सो उन लोगों को और ज़्यादा करना था, इसीलिए उन लोगों को जो सस्ती वसई से लेकर कोकन तक का रीजन है अपने रूल में चाहिए था। सो दे वर ऑलरेडी प्लानिंग एंड मूविंग इन दैट डायरेक्शन, और उन लोगों ने सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुके थे और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यानी कि अपने जो लोग चाहते हैं उसको स्टैब्लिश करने के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर वर्क करना शुरू कर दिए थे। रघुनाथ राव पेशवा वॉज ऑफर्ड एसेलम बाय ब्रिटिश। अब रघुनाथ राव आप लोगों को याद है, हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है ऊपर, हाँ इतने जल्दी तो नहीं भूलेंगे मुझे उम्मीद है। सो नाना साहब का जो यंगर ब्रदर था उसको पेशवा बनना था, लेकिन नाना साहब का जो यंगर ब्रदर था वो पेशवा नहीं बन पाया था। जिसका नाम क्या था यंगर ब्रदर का, यस रघुनाथ वही था, वो उसको पेशवा बनना था, इसीलिए उसने क्या बोला था कि मैं ब्रिटिशर्स से हेल्प लूंगा, और उसने ब्रिटिशर्स से हेल्प ली थी। सो रघुनाथ राव को पेशवा जो था, रघुनाथ राव पेशवा, उसको ब्रिटिशर्स ने एसेलम ऑफर किया था, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफर किया था कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको पेशवा बनाएंगे और तुमको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। द ब्रिटिश आर्मी मर्ज फ्रॉम मुंबई टू पुणे विथ रघुनाथ राव पेशवा इन दैट स्कॉट। तो मुंबई से लेकर जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, आप लोगों को क्या करना था कि मराठास के जो रीजन है सस्ती वसई से लेकर कोकन तक का उनको अपने रूल में चाहिए था। तो अब क्या करा ब्रिटिशर्स सारे अपने आर्मी को लेकर वो लोग मर्ज हो गए, यानी कि मिलिट्री के साथ निकल गए थे मुंबई से पुणे के लिए, ओके। और उन लोगों के साथ जो पेशवा था कौन, रघुनाथ राव, वो भी उन लोगों के ग्रुप में था, ठीक है। जब वो लोग मर्ज करे, जब वो लोग सब निकल रहे थे मुंबई से पुणे के लिए, तो उन लोगों के साथ रघुनाथ पेशवा भी था उनके ग्रुप में। द ब्रिटिश आर्मी एंड द मराठा आर्मी मेट एट तालेगांव वाले वाडगांव नियर पुणे एंड हैड अ कॉम्बैट बिटवीन देम। तो ये जो दोनों थे ब्रिटिशर्स एंड मराठे से मिले कहाँ पे थे, तालेगांव वाडगांव में, ओके, जो कहाँ पर है पुणे के पास है। और उन लोगों की कॉम्बैट यानी कि उन लोगों की बैटल कहाँ हुई थी, वहीं हुई थी, ठीक है, यहाँ पर तालेगांव वाडगांव में, ओके। द ब्रिटिश आर्मी एंड ऑफ कोर्स रघुनाथ ऑल्सो वॉज डिफीटेड बाय द मराठास। तो ब्रिटिश आर्मी को और रघुनाथ को मराठास ने हरा दिया था। अ ट्रीटी वॉज साइन विच इज नोन एज वाडगांव ट्रीटी, ठीक है। तो देखो इन लोगों की जो बैटल हुई थी यहाँ पर, ठीक है, पुणे के पास, वो कैसे एंड हुई, एक ट्रीटी के द्वारा, ठीक है। ट्रीटी का नाम क्या था, वाडगांव ट्रीटी। Nana Padniwas form an alliance of 4 rulers, namely पेशवा, भोसले ऑफ नागपुर, निजाम एंड हैदर। तो नाना पद्निवास ने एक अलायंस बनाया था, अलायंस मतलब कि एग्रीमेंट कि वी विल वर्क टुगेदर, ठीक है। तो नाना पद्निवास ने ये एग्रीमेंट बनाया था और इसमें 4 लोग इंक्लूडेड थे, ठीक है, 4 रूलर्स जो थे वो इंक्लूडेड थे। उसमें कौन कौन थे, वो पेशवा, ठीक है, भोसले, ओके, और निजाम और हैदर। ये जो अलायंस था नाना पद्निवास ने जो बनाया था, इसमें कौन कौन वर्क कर रहा था, पेशवा, भोसले, निजाम एंड हैदर, ओके। हाउएवर द ब्रिटिश सक्सेसफुली परसुएडेड द निजाम टू ब्रेक द अलायंस। तो देखो निजाम आ तो गया था अलायंस में, उसने एग्रीमेंट कर तो दिया था, लेकिन बाद में उसको ब्रिटिशर्स ने कुछ भड़काया और वो उनके बहकावे में आकर ये अलायंस को तोड़ दिया था, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया था। ऑल थ्रू दिस हैपनिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट Warren Hastings had realized that if the British had to establish their permanent rule in India, it was crucial to subdue the Marathas। तो जो वॉरेन हैचिंगटन था, ठीक है, ब्रिटिश का गवर्नर, उसको ये रियलाइज हो गया था कि अगर हम लोगों को परमानेंट रूल बनाना है अपना इंडिया में, हमको पूरी तरह से इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश करना है, तो ये जो मराठास है उनको अपने कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इन द बैटल ऑफ खारदा तालुका जमकेट डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, ठीक है। तो जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खारदा, उसमें मराठास ने बहुत ही स्वीपिंग यानी कि बहुत ही स्मूथ और क्लियर विक्ट्री हासिल कर ली थी, ठीक है। उन्होंने बहुत ही स्मूथली निजाम को हरा दिया था। द ब्रिटिश एनवॉय who was present in the Maratha camp could immediately observe the study the military techniques of the Marathas। तो देखो जो ब्रिटिश एनवॉय था, ठीक है, जो किसके द्वारा आया गया था, किसकी हेल्प से आया गया था, यहाँ पर रघुनाथ की वजह से आया था। उसने मराठा कैंप में रहकर हर एक डिटेल जो भी टेक्निक्स है मराठास की मिलिट्री की, जो भी टेक्निक्स वो लोग फॉलो करके वॉर करते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लिया था और उसने ये सारी टेक्निक्स जाकर ब्रिटिशर्स को बताया था, ओके। फिर बाद में क्या हुआ, लेटर विद द हेल्प ऑफ दिस एनवॉय लॉर्ड वेलेस कुड डिफीट द
मराठास। तो ठीक है, तो मराठास की टेक्निक उन लोगों को सब कुछ पता चल गई थी कि कैसे क्या प्लान है, क्या है, सब कुछ जो भी वॉर टेक्निक्स है, किस तरह से ये लोग लड़ते हैं, ये सब उस एनवॉय ने ऑब्जर्व कर लिया था और उसने बाद में जाके सब ब्रिटिशर्स को बता दिया। और जो लॉर्ड था वेले से, उसकी हेल्प से, ठीक है, एनवॉय की हेल्प से उन लोगों ने क्या किया, मराठास को हरा दिया, क्योंकि मराठास की टेक्निक से मराठास को ही अटैक कर दिया था। नाना फडणवीस डाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव पेशवा सेकंड। तो नाना फडणवीस की अब डेथ हो गई थी जब बाजीराव पेशवा सेकंड का रूल था, तो नाना फडणवीस तब तक जा चुके थे। ओके, द रिलेशन बिटवीन होलकर एंड बाजीराव पेशवा सेकंड हैड टर्न्ड बिटर। अब देखो क्या हो रहा है कि मराठास के आपस में ही रिलेशंस बहुत बुरे हो गए थे और होलकर और बाजीराव पेशवा सेकंड के रिलेशन बहुत ही एक दूसरे से दुश्मनी हो गई थी उन लोगों की। एज अ रिजल्ट यशवंतराव होलकर अटैक पुणे, और यशवंतराव होलकर ने क्या किया, पुणे को अटैक करे। अब देखो मराठा पर ही अटैक करे। पहले मराठा इतने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब मराठा की यूनिटी टूट गई है। ओके, बाजीराव पेशवा सेकंड पैनिक्ड एंड सॉट एसाइलम फ्रॉम द ब्रिटिश। अब जब पुणे पर अटैक हुआ तो बाजीराव सेकंड जो था वो पैनिक हो गए और उन्होंने एसाइलम यानी कि ब्रिटिशर्स से क्या लिया, प्रोटेक्शन उनसे मांगी। द ट्रीटी साइंड बाय द ब्रिटिश एंड पेशवा आफ्टर द इंस्टेंस इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वसई। ठीक है, तो जब उन लोगों की हेल्प की ब्रिटिशर्स ने, जब उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया बाजीराव पेशवा टू को, तो उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ ब्रिटिशर्स एंड पेशवास के बीच में, और इस ट्रीटी को क्या बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ वसई। हाउएवर दिस ट्रीटी वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू शिंदेस एंड होलकर्स। लेकिन ये जो ट्रीटी थी ये इनके खिलाफ थी, ठीक है, शिंदे और होलकर्स के, इसीलिए ये लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं था। हेंस देयर वाज अनदर एंग्लो मराठा वॉर इन 1803। ठीक है, तो फिर 1803 में एक मराठा एंग्लो वॉर हुआ। द मराठा वर डिफीटेड इन दिस वॉर। मराठास को ये वॉर में हरा दिया गया। ठीक है, देखो मराठास की आपस में यूनिटी टूट गई। अब उन लोगों को ब्रिटिश भी अटैक कर रहे हैं, तो सब कुछ मराठास का बर्बाद हो चुका था। ओके, सो मराठा वर डिफीटेड इन दिस वॉर, और मराठास को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया इस वॉर में। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फाउट इन 1817. The Maratha were again defeated and the Maratha rule come to end in 1818. ठीक है, तो 1818 में वापस से एंग्लो मराठा वॉर हुआ और ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उन लोगों ने वापस से मराठास को हरा दिया। ठीक है, और देखो अब इतनी बार हार रहे, ना पावर है ना यूनिटी है, तो कैसे रहेगा कुछ। तो मराठास के जो पावर था, मराठास के जो रूल था, वो एकदम खत्म हो गया। 1818 में कुछ भी नहीं बचा था मराठास के पास, पूरा मराठास डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है, बाजीराव पेशवा वॉज ग्रांटेड एन एनुअल पेंशन बाय द ब्रिटिश एंड ही स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन बिथुर नियर कानपुर। तो बाजीराव पेशवा जो थे उनको एनुअल पेंशन मिलता था, यानी कि हर साल ब्रिटिशर्स उनको कुछ पैसे देते थे, और वो अपनी सारी जिंदगी कहाँ पर उन्होंने स्पेंड की, एज अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, जैसे हम तुम्हें, वैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की बिथुर में। कहाँ है वो, बिथुर कानपुर के पास है। ओके, सो गाइज अब हम लोगों ने 4.1.4 ब्रिटिश एंड मराठा भी पढ़ लिया है। ठीक है, हमारा थर्ड लेक्चर भी एंड होने आया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 4.1.5 सिद्धीज एंड मराठा एम्पायर। ओके, सो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। या बाय बाय।